जय हिंद। केमिस्ट्री के अंतर्गत आज हमारा सेकंड क्लास है। कल हमने केमिस्ट्री के इंट्रो क्लास में जो पदार्थ होती है ना जो पदार्थ है पदार्थ मैटर, उसके बारे में पढ़ा। उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखें और इसकी जो अवस्थाएं होती है वो हमने पढ़ लिया, जिसके अंतर्गत ठोस, लिक्विड, द्रव, गैस और चौथा चीज़ था प्लाज्मा। वैसे तो और है हमारा बोस कंडेंसेट, लेकिन मैंने उसको मना किया। आपके जो क्वेश्चंस होंगे उन्हीं से में से ही आएंगे। और अब तक सीजीपीएससी ने यहाँ से 2 क्वेश्चन अब तक पूछ लिए हैं। एक ठोस द्रव गैस के कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन आ गया है हमारा, और दूसरा क्वेश्चन हमारा प्लाज्मा से आ चुका है। तो मैं आपको पैरेलल क्वेश्चंस के बारे में भी बताते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। अब इसके बाद हमारा समय है अब तत्व को जानने का। ठीक है, तो चलिए समझते हैं तत्व को। तो तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट कहा जाता है। एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। देखिए, तत्व को एकदम ठीक तरीके से इस प्रकार लिखा जाता है, क्योंकि आप लोगों को हिंदी भी पढ़नी है और हिंदी में एक टॉपिक है हमारा वर्तनी शुद्धि। ठीक है, तो शब्दों को शुद्ध उच्चारण लिखना होता है। तो तत्व ऐसा नहीं लिखा जाता है, ये गलत है। तत्व कैसे लिखा जाता है? कुछ इस तरह से लिखा जाता है। तो तत्व ये सही है और ये गलत है। तो आपका हिंदी से भी एक क्वेश्चन यहाँ पर बन गया। तो ध्यान में रखते चलिए, क्योंकि आपको टोटल मेंस में 20 सब्जेक्ट पढ़नी है। तो सब विषयों का आपको एक साथ नॉलेज होना चाहिए, बिल्कुल इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज होना चाहिए। आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़नी है इसलिए मैंने थोड़ा सा बता दिया। चलो अब समझते हैं तत्व क्या है। तो सभी वस्तुएं एवं पदार्थ कुछ मूल इकाइयों से बने होते हैं। इन मूल इकाइयों को ही तत्व कहते हैं। पृथ्वी पर जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो तत्वों की संख्या है वो 94 है, 94 है हमारे प्रकृति में मूल रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या। बाकी सबको हमने सिंथेटिक किया है, मतलब प्रयोगशाला में बनाया है। अब तक तत्वों की संख्या 118 से अधिक हो चुकी है। और जो तत्व होते हैं एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। जैसे मैं ऑक्सीजन कहूँ तो ये तत्व है, और ये एक ही प्रकार के परमाणु मतलब ऑक्सीजन से ही क्या हुआ है, बना हुआ है। तो इसे हम तत्व कहेंगे। तो तत्व की सबसे बड़ी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो गई कि तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बनता है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है ये होगा, तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है। कुछ ही तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे सोना है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है ना। ये सब प्रकृति में मुक्त अवस्था में मिलता है, स्वतंत्र, मतलब यौगिक या कंपाउंड के फॉर्म में नहीं मिलता। हर जो तत्व है स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलता। जैसे कार्बन है तो कार्बन को मैंने कह दिया CO2 के फॉर्म में मिला, या कैल्शियम है तो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में मिलेगा। तो कोई भी तत्व स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। बहुत कम तत्व, जैसे कि ऑक्सीजन है हमारा, नाइट्रोजन है, और ये जो सोना है इसको आरस कहा जाता है केमिस्ट्री के लैंग्वेज में। ठीक, तो कुछ तत्व ही हमको प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में मिलते हैं, बाकी सब कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं। प्रत्येक तत्व के अपने विशिष्ट गुण होते हैं जिनसे उनकी पहचान होती है। हर तत्व का, भाई हर इंसान का जैसे अपना अपना गुण होता है ना, वैसे ही इसमें भी क्या होगा हर तत्व के अलग अलग गुण होंगे। जैसे कि हम थोड़ी सी फिलॉसफी में चलें तो हमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और ये आकाश पंच तत्वों से मिलकर बना है कहते हैं, है ना। और सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल ने तो 25 तत्वों के बारे में बताया है वहाँ पर। ठीक, तो ये आप लोग पढ़ चुके हो। तो उसी तरह से 5 महाभूत किसे कहते हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो सबके अपने अपने क्या है, स्वधर्म है, कुछ न कुछ उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज होती है। वैसे ही हर तत्व का कुछ न कुछ क्या होता है, पहचान होता है, गुण होता है, और उसी के आधार पर हम उसको पहचान पाते हैं। सभी तत्व सामान्यतः, देखिए, सामान्य ताप पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे हम कमरे का तापमान या जनरल टेम्परेचर कहते हैं। कुछ तत्व ठोस तो कुछ द्रव तो कुछ गैस अवस्था में मिलते हैं। तो तत्वों की 3 अवस्थाएं होगी, ठोस, द्रव, गैस, जो कि हम कल पढ़े हैं। आगे देखते हैं। तत्वों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है हमारा धातु, दूसरा है अधातु और तीसरा है उपधातु। धातु जो होती है वो ऊष्मा तथा विद्युत की चालक होती है, मतलब इसमें धारा प्रवाहित हो जाती है। धातुएं प्रायः ठोस होती है, जनरली क्या होगी, ठोस होगी। लेकिन पारा जो होता है, पारा मरकरी, जो कि थर्मामीटर में भरा जाता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर हाथ में उसको रखोगे ना तो पकड़ नहीं पाओगे, फिसलेगा। ठीक, कुछ उदाहरण लोहा, तांबा, सोना इसके उदाहरण है। बाकी हम आज पूरा पीरियोडिक टेबल देखने वाले हैं, कहाँ पर धातु है, कहाँ धातु है और कहाँ पर मेटोलाइट है।
दूसरा है अधातु, ये ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती है, मतलब इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। कार्बन है, जितनी भी गैसें होती हैं, गंधक, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब अधातु ही। इसको हम पीरियोडिक टेबल में आपको समझाएंगे कि कहाँ पर धातु है, कहाँ पर अधातु है और कहाँ पर उपधातु है। तो इसके एग्जाम्पल के ऊपर ज़्यादा मत भागो। उसके बाद आता है मेटोलाइट। न तो जो धातु की तरह होता है, नहीं अधातु, बल्कि दोनों की गुण दिखाता है, इसलिए इसे सेमीकंडक्टर या अर्धचालक कहते हैं, क्योंकि इसमें सीमित मात्रा में धारा प्रवाहित होती है, या इसे हम अर्धधातु भी कहते हैं। और ये हमको जो उपधातु है, हमको ठोस, द्रव अथवा गैस किसी भी अवस्था में हो सकती है। ये उप है, किसी भी अवस्था में हो सकती है। कुछ एग्जाम्पल सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, बोरान है, ये सब हमारे उपधातु के उदाहरण हैं। कुछ बेसिक फैक्ट कर लेते हैं जो आपके व्यापम के एग्जाम में काम आ सकता है, और ऐसा नहीं कह सकता कि पीएससी में काम नहीं आएगा, उसमें भी आ सकता है। तो थोड़ा सा कुछ फैक्ट कर लें पहले। तो पृथ्वी की जो भू परपटी, मतलब ऊपरी परत में जो तत्वों का प्रतिशत होता है, ऐसा अक्सर कर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो भू परपटी में ना हमको सबसे ज़्यादा जो मिलेगा वो ऑक्सीजन होता है, लगभग 46%। तो आप परसेंट के पीछे मत भागो, केवल ऑक्सीजन याद रखो। दूसरे नंबर में हमको मिलेगा सिलिकॉन, तीसरे नंबर में मिलेगा हमको एल्यूमिनियम, और चौथे नंबर में हमको मिलेगा आयरन। ठीक है, ये सब। अब देखिए, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, तो ऑक्सीजन तो अधातु हो गया, ठीक है। सिलिकॉन तो हमारा उपधातु हो गया, ठीक। एल्यूमिनियम, आयरन, एल्यूमिनियम क्या हो गया, हमारा धातु हो गया। तो पृथ्वी की भू परपटी में यहाँ पर हम धातु अधातु की बात नहीं कर रहे हैं, तत्वों की बात कर रहे हैं। तो कौन सा तत्व है जो भू परपटी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, बोलेंगे तो ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन आ सकता है। और इसी प्रकार मानव शरीर में भी कौन सा सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, तो वहाँ पर भी कौन सा पाया जाएगा, ऑक्सीजन। तो पृथ्वी के समानुपात पे ही आपको देखने को मिल रहा है। शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है, जब धातु की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर कैल्शियम है। देखिए, ऑक्सीजन शरीर में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन। अब ये जितना चीज़ आप देख रहे हो, ये सब का सब अधातु है, और यहाँ पर क्या हुआ, ये धातु। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या मिलेगा हमको, धातु। हड्डी, शरीर पूरा हड्डी से तो बना है। और सबसे कम मात्रा में हमको मैग्नीज मिलेगा, सबसे कम मात्रा में मैग्नीज। तो कुछ बेसिक फैक्ट है जिसको आप रट लेना। प्रथम मानव निर्मित तत्व पोलोनियम है, मतलब इसको प्रयोगशाला में बनाया गया। हमने कहा ना, टोटल 118 तत्व है, जिसमें से मूल तत्व कितने हैं, 94। बाकी सबको क्या किया गया है, बनाया गया है। 18 + 6, इन सब तत्वों को बनाया गया है। बाकी 24 तत्वों को प्रयोगशाला में बनाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। विभिन्न स्थानों पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व, ये कुछ फैक्ट है। मैं पहले ही कहा कि मैं अपने क्लास में फैक्ट, कॉन्सेप्ट, PYQs, ठीक, और आपके जो मेंस के क्वेश्चन है वो भी मेरे जहन में है। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए मैं क्लास ला रहा हूँ। ठीक है, इसलिए कुछ फैक्ट की भी मैं बात करूँगा। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं। इसकी जो पूरे ब्रह्मांड में 96% है। ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में कितने परसेंट हाइड्रोजन मिलेंगे हमको, 96%। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन, और इसकी मात्रा जो है 78% होती है। कितनी होगी, 78%। ठीक है, मानव में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन, जो हम यहाँ पर बता चुके हैं, 65%। और जबकि भू परपटी में भी यहाँ पर बात हो चुकी है, ऑक्सीजन। तो इन बेसिक फैक्ट को आप लोग रटते हुए चलिएगा। ये तो इसमें रटना है, आपको कुछ नहीं कर सकते। आगे देखो, अब आता है हमारा टाइम पीरियोडिक टेबल का। तो तत्वों को कहीं ना कहीं तो रखा जाएगा। तो तत्वों को उनके गुणों में समानता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, और उसे हम एक निश्चित स्थान देते हैं, और उस स्थान को आवर्त सारणी कहा जाता है। ये जो तत्व है, उनके परमाणु साइज, वैलेंसी, धात्विक एवं आधात्विक गुणों में आवर्तिता प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि हम किसी तत्व को, हम सपोज करो कि हम किसी तत्व को क्या कर दिए, एक साथ इस प्रकार से जमा दिए, तो क्या होगा इसमें, इसमें के जो तत्व हैं ऊपर से नीचे जाने पर तत्व जैसे परमाणु आकार है क्रमशः बढ़ेगा। ठीक है, इसकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है या आयनन विभव है, जो कुछ भी चीज़ें होंगी, कुछ ना कुछ इसमें आवर्तिता, मतलब गुणों को वो क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो एक इस पूरे वर्ग में एक ही प्रकार के गुण आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो एक समान विशेषता वाले तत्वों को एक वर्ग में सजाया गया है, तो इसे हम कहते हैं आवर्त सारणी। आगे देखेंगे इन चीज़ों को। अभी आपको न तो एटॉमिक साइज समझ आएगा, संयोजकता भी समझ नहीं आएगी, केवल धात्विक आधात्विक गुण बस आपको अभी समझ आया होगा। मेंडलीफ ने सबसे पहले तत्वों को, ठीक है,
देखिए कुछ फैक्ट हैं, लेकिन अभी हम थोड़ा सा आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा इसको मेंडलीव से पहले थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए तत्वों को जो आवर्ती वर्गीकरण है, तो हमने देखा कि 118 तत्व हैं और समान गुणों के आधार पर जमाया गया है, ये सब तो हमने पढ़ लिया। तो सबसे पहले जो तत्वों को जमाने का काम किसने किया है, तो वो है डोबेरेनर। ठीक है, उस समय तत्वों की संख्या 53 हुआ करती थी। कितना हुआ करती थी? 53। और उन्होंने एक त्रिक नियम दिया और इसी नियम के आधार पर उन्होंने तत्वों को क्या किया? जमाया। तो त्रिक नियम में क्या होता है? तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर सजाया और बताया कि बीच वाले जो तत्व है वो शेष दो तत्वों के परमाणु भार के औसत के बराबर होते हैं। लेकिन इस प्रकार के जो नियम से है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगी, इसलिए इसे नकार दिया गया। उसके बाद न्यूलैंड आए, जो उन्होंने 1864 में एक अष्टक नियम का प्रतिपादन किया और इस समय तत्वों की संख्या हो गई थी 56 और इन्होंने भी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जमाया। ठीक है, तो उनमें क्या हुआ? प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व से मिलते थे, लेकिन इन दोनों नियमों में क्या हो गई? बुराई आने लगी। फिर मेंडलीव ने बहुत कुछ अच्छा प्रयास किया और इन्होंने भी परमाणु भार के, ठीक है, आवर्ती फलन में मतलब परमाणु भार के हिसाब से जमाया और इस समय टोटल 7 आवर्त और 9 वर्ग रखे गए। लेकिन मेंडलीव की आवर्त सारणी में भी दोष पाया गया, इसलिए आ जाता है हमारा आधुनिक आवर्त सारणी, जिसके प्रतिपादक हैं हेनरी मोसले। 1913 में इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी दिया। इन जितना भी अब तक आया था, आप सब देखिए, परमाणु भार के आवर्ती फलन था, लेकिन इन्होंने तत्वों को आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के आधार पर जमाया और इस समय हो गए 7 आवर्त और 18 वर्ग। अब ये जो आपका क्वेश्चन है CGPSC मेंस में आ चुका है 2 मार्क्स का, है ना, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ चुका है। ईयर मैं मेंशन नहीं कर पा रहा हूँ, बट ये क्वेश्चन आ गया है। ठीक, आधुनिक आवर्त सारणी को इन्हीं 18 वर्गों और 4 ब्लॉकों में रखा गया है। 4 ब्लॉक का मतलब आगे देखें, हम देखेंगे S, P, D और F, ये 4 ब्लॉक्स होते हैं। ठीक, पीरियोडिक टेबल में हम इन चीज़ों को देखेंगे। तो ये पीरियोडिक टेबल हुआ हमारा। अब इस पीरियोडिक टेबल में ध्यान से देखिए, ठीक है, ये आपको रटना पड़ेगा। तो ये हमारा, ये जो है ना, ऊपर से अगर हम नीचे की ओर आएंगे तो इसे हम वर्ग कहते हैं। तो वर्गों की संख्या कितनी कहा हमने? 18। तो ये हुआ पहला वर्ग। ठीक है, ये पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग, तो 2 वर्ग हुआ। लाइन से मैं गिन देता हूँ आपको, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 6, 18 है ना। देख लीजिए, 18 क्या हो गए हमारे? वर्ग। और आवर्त की बात करेंगे तो ये जो है हाइड्रोजन के बाद हीलियम आएगा, ये हमारा पहला आवर्त हुआ। उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यान, ये दूसरा आवर्त हो गया। उसके बाद ये हमारा तीसरा आवर्त, उसके बाद ये हमारा चौथा आवर्त, ये पांचवा आवर्त और ये छठवां आवर्त और ये हो गया हमारा सातवां आवर्त। आपको कन्फ्यूज़न होगा कि हो रहा होगा कि सर नीचे में भी तो है 8वां और 9वां। नहीं, ये जो 5वें 6वें आवर्त देख रहे हैं ना, इसमें 56 के बाद जो 57 आ रहा है ना, लेंथेनाइड, ठीक है, जिसको लेंथेनम कहते हैं, तो 57 से 71 को यहाँ नीचे लिखा गया है, जिसे हम लेंथेनाइड कहते हैं। उसी प्रकार 7वें आवर्त में एक्टेनाइड, ठीक है, इसे हम एक्टिनाइड कहते हैं। तो यहाँ आपको 89 से लेकर के कहाँ तक मिलेगा? 103 तक तो को यहाँ पर जमा गया, इसे एक्टिनाइड कहते हैं। तो ये जो लेंथेनाइड या एक्टिनाइड है, इसको कम से 6वें और 7वें ब्लॉक से काट करके बनाया गया है। इसको हम F ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। क्या बोलेंगे हम इसको? F ब्लॉक एलिमेंट। तो अब आपने आवर्त समझ लिया, वर्ग समझ लिया, अब थोड़ा मैं ब्लॉक से समझा देता हूँ। ठीक है, ब्लॉक्स क्या होता है? तो हम ये जो पूरी आवर्त सारणी है वो 4 ब्लॉकों में बटा हुआ है। ठीक, ये जो 2 है, ये 2, इतने को हम S ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इतने को क्या कहेंगे हम? S ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो S ब्लॉक में जाएगा। ठीक, उसके बाद ये जो है हमारा, आप ये जो देख रहे हैं वो P ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक, अभी आपको ये P ब्लॉक, S ब्लॉक अगर आप भूल गए होंगे 10th क्लास के बाद तो याद तो नहीं आ रहा होगा। ठीक है, जस्ट इस क्लास के बाद मैं यही समझाने वाला हूँ। तो ये हो गया S ब्लॉक, ये P ब्लॉक। इसके बाद यहाँ पर जितने तत्व आप देखने को मिल रहे हैं वो हमारा क्या कहलाएगा? D ब्लॉक। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो D ब्लॉक्स में जाता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? D ब्लॉक। और इसके बाद यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है हमारा किस में जाएगा? F ब्लॉक में।
ठीक, एफ ब्लॉक, जो कि इसे हम ऑर्बिटल भी कहते हैं, कक्षा भी कहते हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये एस ब्लॉक, ये हो गया हमारा पी ब्लॉक, ये हो गया हमारा डी ब्लॉक और ये हो गया एफ ब्लॉक। तो टोटल आवर्त सारणी 4 ब्लॉकों में बटा हुआ है। ठीक, तो एक जनरल इंट्रोडक्शन हम देख रहे हैं। अब इसमें तत्वों को ध्यान से देखिए, और अगर आपको दिख रहा होगा तो मैं इसमें कुछ साइन हैं उसको भी ज़रा ध्यान से आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, ये जो कलर है उसमें एल्कलाई मेटल लिखा हुआ है, मतलब क्षारी धातु। तो मतलब लिथियम से लेकर के फ्रांसियम तक आपको क्षारी धातु कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, क्षारी धातु। हाइड्रोजन क्षारी धातु नहीं है, बस ये वाला जो कलर दिख रहा है उसको हम क्या कहेंगे, क्षारी धातु। और इसके बाद वाले को हम कहते हैं क्षारी मृदा धातु। ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल, आपको पीडीएफ में क्लियरिटी के साथ आपको दिखेगा। उसके बाद आपको देखिए, ये जो येलो कलर वाला है ना, उसको हम मेटल कहते हैं। ठीक है, येलो से थोड़ा कम येलो, मुझे कलर सेंस अच्छा नहीं है। तो ये सब आप जो देख रहे हो ये सब क्या है हमारा, ये टोटल, और यहाँ से भी ये टोटल हमारा क्या है ये। ठीक है, अच्छा इसमें तो एक मिनट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं। ये टोटल हमारा क्या है यहाँ तक का, ये टोटल हमारा मेटल है। ठीक, उसके बाद देखो ट्रांजिशन मेटल लिखा होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ये हमारा उपधातु है। तो धातु और इधर हुआ अधातु, और दोनों के बीच में जो स्टेयर स्ट्रिप है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, उपधातु। तो आप इधर जो देख रहे हो नीला वाला, ये सब क्या है हमारा अधातु। ये सब अधातु, ये टोटल आपको क्या देखने को मिलेगा, अधातु देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सब हमारे नन मेटल है। ठीक, और इसमें जो पिंक कलर का है इसे हम कहते हैं हेलोजन, इसे हम कहेंगे हेलोजन। आगे सारा चीज़ समझाऊंगा मैं, अभी टेंशन मत लो। और उसके बाद जो हमारे हीनी आकृति जेरे है ना, ये वाला हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जिनान, इसको हम नोबेल गैस कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, नोबेल गैस। और इसके बाद हम कहेंगे इसको लेंथेनम, लेंथेनाइड, और इसको हम कहेंगे एक्टिनाइड। तो ध्यान में रखिए, ये हमारा क्या कहलाएगा, एक्टिनाइड्स, और ये हमारा कहलाएगा लेंथेनाइड। एक एक करके सारा चीज़ समझ में आएगा। आपको पीरियोडिक टेबल भी रटना बड़ा आसान है, मैं इसको याद करवा भी दूंगा आपको। तो देखिए, कुछ को तो अभी याद करवा देता हूँ। ठीक है, कुछ को मैं अभी याद करवा देता हूँ। देखिए ध्यान से देखिए, याद कैसे करना है, तो हमको वर्गों के क्रम में याद रखना है ना। तो हाइड्रोजन साइलेंस कर देना, उसके बाद इसके पहले पहले वर्ड को पकड़ो और याद हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, ली, ना, क, रब, कस, फर। ठीक, तो ऐसा करके याद कर लो, लीनाक, रब, कसफर। और कई प्रकार के लोग फार्मूला बनाते हैं, लेकिन उसमें फंस जाओगे आप। ये सीधा सीधा है, देखो ली बोले तो एल आई लिख लो, ना बोले तो एन ए लिख लो, क बोले तो के लिख लो, ऐसा। तो लीनाक, रब, कसफर। उसी तरह से बेमक्का, सरबारा। उसके बाद आ जाएगा ये ब, आल, ग, इंटल, कसी, गे, सनपब, नाफा, आई बी, आस से टेपो, है ना, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, एडो, एस्टाटिन। और ये हो जाएगा हीनी आकरी जेरे, हीनी आकरी जेरे। ठीक, बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। अगर आप इसको भी याद करना चाहें तो देखो, शक्ति, व, कर, मन, फे, को, नी, कु, जान। ठीक, बहुत सिंपल है। यहाँ कैसे याद करोगे, ये, जर, नब, मो, टक, रूह, रह, पड़, एजी, सीडी। ऐसा करके आप याद कर सकते हो। इसको कैसे याद करोगे, ल, हाफ, ट, डब्लू, रे, आस, इर, पट, ए, यू, एच, जी। तो सबको याद करने की जरूरत नहीं, जितना भी मैं बोला उतने को याद कर लीजिएगा यहाँ पर आप। ठीक है, वीडियो को थोड़ा सा बैक करके फिर से चला लीजिएगा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। एक बार फिर बता देता हूँ, ली, ना, क, रब, कस, फर, बे, मग, का, सर, बा, रा, ब, आल, ग, इन, टल। ठीक है, ब, आल, ग, इंटल, क, सी, गे, सन, पब। ये सब छोड़ दीजिएगा, नीचे का कोई याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ना, फा, आ, ए, बी। ना से क्या होगा, नाइट्रोजन, फा से फास्फोरस, आ से आर्सेनिक, ए से एंटीमनी और बी से बिस्मथ। उसके बाद आ स कैसे बोलोगे, ऑक्सीजन, और स से सल्फर, से सेलोनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, आस से टेपो। और इसका सीधा सीधा याद कर लो ना। ठीक है, यह है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन। तो
फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो एडोस्टेटिन। इसको सीधी सी बात सीधा सीधा याद कर लेना। और इसका हो जाएगा ही नी आग आ क्री जे रे। कैसे बनाए हम? ही से हीलियम, नी से नियान, आ से आर्गन और क्री से क्रिप्टन क्रिप्टॉन और जे से जेनान और रे से हिनी आखिरी जे रे से रेडॉन। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो मैं इसको लिख के दे दूंगा, ठीक है, और हो सके तो मैं पीडीएफ में डाल दूंगा जिससे आप इसको आसानी से याद कर सको। ठीक, अभी हमको इसी में टाइम लगेगा, एक क्लास हम इसके लिए और लेंगे आपको। ठीक है, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसको। इतना समझने के बाद आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्तों की विशेषताएं। तो अभी आपने पीरियोडिक टेबल देखा, तो इसके जो प्रथम आवर्त हैं इसमें केवल 2 तत्व हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको दिखाने की और कोशिश करता हूँ, सामने ही ले आता हूँ लेकिन अभी मैं इसको बहुत बड़ा नहीं कर पाऊँगा, पर आप देखिए, ध्यान से देखो। पहले आवर्त में हमने क्या कहा है? केवल 2 तत्व है। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम, ये आवर्त ऐसे वाला होगा ना, ये है आवर्त, इस रूप में आवर्त, और ऐसा। ठीक है, वर्टिकल क्या मिलेगा आपको? वर्ग, और हॉरिजॉन्टल क्या मिलेगा आपको? आवर्त मिलेगा। ठीक, तो प्रथम आवर्त में 2 तत्व है, कौन कौन सा? हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम। द्वितीय आवर्त में 8 तत्व मिलेंगे। देखो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। आप काउंट कर लीजिएगा 8 तत्व। तृतीय आवर्त में भी आपको 8 तत्व मिलेंगे। सॉरी, दूसरा को मैं तीसरा गिन दिया था। दूसरा आवर्त है हमारा लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान। ये दूसरा आवर्त हुआ। ठीक है, ये हुआ हमारा पहला आवर्त, ये हमारा दूसरा, और ये हुआ तीसरा। उसके बाद जब चौथा आवर्त देखेंगे तो टोटल तत्वों की संख्या हो जाएगी 18। पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम। ठीक, तो इस तरह से बहुत सारे तत्व आपको देखने को मिलेंगे। क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ऐसा करके। तो ये सब आप अलग से याद करिएगा। ये मैं जो पीरियोडिक टेबल है आपके पीडीएफ में रहेगा, यहाँ से देख करके आप तत्वों को पहचान सकते हैं। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगर एटॉमिक नंबर भी बड़े आसानी से याद हो जाएगा, कोई बड़ा भारी चीज़ नहीं है। चतुर्थ आवर्त में भी हमको कितना, चतुर्थ और पंचम में हमको कितना देखने को मिलेगा? 18 तत्व मिलेगा। और जैसे ही हम छठवें में जाएंगे और सातवें में जाएंगे तो हमको इसमें 32 मिलेगा, 32। और सातवें में जाएगा तो हमको ये अपूर्ण माना जाता है। जितने भी नया तत्व आएगा ना उसको यहीं सेट करते चलेंगे हम, कहाँ पर? इसी में। ठीक है, इसलिए इसको अपूर्ण माना जाता है। एट ए टाइम अभी कितना है इसमें? 32 तत्व है। तो आप सबसे पहला आवर्त देखोगे तो इसे अति लघु आवर्त, क्योंकि मात्र 2 है। उसके बाद 8 है तो उसको लघु आवर्त कह देते हैं। उसके बाद फिर 18 है तो दीर्घ आवर्त बोल देते हैं। उसके बाद फिर 32 वाले को अति दीर्घ बोल देते हैं। और सबसे लास्ट है वो तो अपूर्ण है, इसलिए इसको अपूर्ण आवर्त कहते हैं। तो ऐसा पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन आपको याद करने के लिए सहूलियत हो जाएगी। अब मैंने तत्वों को कैसे समझाया आपको? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब एस ब्लॉक कहाँ पर देखने को मिला था? आवर्त सारणी में सबसे बाईं ओर। फिर मैं आपके सामने इस पीरियोडिक टेबल को ले आता हूँ भाई। ठीक, ये देखिए पीरियोडिक टेबल, और यहाँ से मैं फिर एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए आवर्त सारणी में सबसे बाईं ओर, तो ये हुआ दायां, ये हुआ बायां। तो सबसे बायां मेरे मुझे क्या मिला? ये देखो एस ब्लॉक है ना। ये दोनों जो है हमारा वो एस ब्लॉक एलिमेंट है। ये क्या है हमारा? एस ब्लॉक एलिमेंट है। इसमें क्षारीय धातु, पहले वाला को हम बोलते हैं क्षारीय धातु, ये वाला हमारा क्या कहलाएगा? क्षारीय धातु। और उसके बाद वाला कहलाएगा क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, इसके बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन एस उप कक्ष में प्रवेश करते हैं। मतलब जो पहला वाला है उसमें 1s1 कोष में इलेक्ट्रॉन एक रहेगा, और उसमें 2s वाले में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ठीक है, तो 1s1, और उसके बाद फिर 1s1 बोलता हूँ, ये s1s के आखिरी में एक इलेक्ट्रॉन, और s कोष के आखिरी में कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा? 2। वैसे s में 2 ही हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अंतिम कोष में एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा s ऑर्बिटल में, और यहाँ पर कितना मिलेगा? 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। s ऑर्बिटल जो होता है बाद में हम आपको समझाएंगे, s ऑर्बिटल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक को बोला जाता है +½ और दूसरे को बोला जाता है -½ एक क्लॉकवाइज होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज
होता है। इसमें हुंड का नियम, अबाउ का नियम, पॉली का अपवर्जन नियम, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें टोटल तत्वों की संख्या कितनी है? 13। आप गिनेंगे तो देखो यहाँ पर से 6 6 12 और एक हाइड्रोजन को मिला के कितना हो गया? 13। हाइड्रोजन आवारा तत्व है, देखो ये पहले वर्ग में भी है और यहाँ पर भी इसको स्थान दिया जाता है, इसलिए इसको आवारा तत्व कहते हैं। ठीक है, अब पी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ देखने को मिलेगा? ये देखो यहाँ से लेकर 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद इधर 6 मिलेगा, 6 छक्का 36 और एक ये 37। तो पी ब्लॉक तत्वों में आपको देखो सब चीज मिलेगा, इसमें आपको धातु भी मिलेगा, उपधातु भी मिलेगा और अधातु भी मिलेगा। तो इसमें सब चीज देखने को मिलेगा, धातु, अधातु और उपधातु। इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है ना वो पी उप कक्षा में जाएगा। अब देखो पी ऑर्बिटल के अंतर्गत 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो हर ऑर्बिटल में एक दो दो इलेक्ट्रॉन जाते हैं, पहले 1 2 3, इस तरह से क्या होता है इसमें इलेक्ट्रॉन जाता है। तो टोटल कितने को इलेक्ट्रॉन हो गए? देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसलिए 6 क्या हो गए? सब ऑर्बिटल हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6, इसलिए 6 हो गए। ठीक है, तो क्रम से इसमें P1 P2 ऐसा करके जाएगा। क्लियर है? तो इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उप कक्षा में जाता है, इसलिए इसको पी ऑर्बिटल नाम दिया गया। इसमें कितने तत्व हैं? 37। इस ब्लॉक में कुछ स्थान खाली हैं जो भविष्य के तत्वों के लिए, क्योंकि ये अपूर्ण आवर्त है ना, तो इसके आगे क्या रहता है? कुछ स्थान खाली था। इस टेबल में तो भरा हुआ दिख रहा है आपको। इस ब्लॉक में एक टेढ़ी मढ़ी रेखा है जो उपधातु को, देखो यहाँ पर स्टेयर स्ट्रिप या इसी को हम क्या बोलते हैं? ये देखो टेढ़ी मढ़ी रेखा है, ये देखिए यहाँ से क्या बनी हमारी? एक टेढ़ी मढ़ी रेखा बन रही है ना भाई। ये जो धातु को अधातु से क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। तो इतना जो है हमारा ये वाला, उसको हम कहते हैं उपधातु। तो उपधातु धातु को अधातु से अलग करता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। ठीक, अगला है हमारा डी ब्लॉक। तो इसमें संक्रमण धातुओं को रखा जाता है। फिर से मैं यहाँ से एक फिगर ले लेता हूँ ताकि आपको हर बार समझ आता रहे अच्छे से। फिर देखिए मैंने फिर से यहाँ पर आपका पीरियोडिक टेबल को ले लिया, ये सामने आप अलग से ना इसकी प्रिंट निकलवा लीजिएगा। तो इसमें संक्रमण धातुओं को रखा जाता है। जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है उसको हम संक्रमण धातु कहते हैं। यहाँ तक जितना भी तत्व है उसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण धातु कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी संयोजकता ना बदलती रहती है। ये रंगीन यौगिक बनाते हैं, इसको छोड़ो। इनमें से कुछ उत्प्रेरक का कार्य करता है, इसको भी छोड़ो। यह सबसे बड़ा ब्लॉक है क्योंकि सबसे ज़्यादा तत्व इसी में है। देख लो 10 20 30 और ये 40। तो इसमें काफ़ी बड़ा ये क्या है? ब्लॉक है। और यहाँ पर जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है डी उप कक्षा में प्रवेश करता है, इसलिए इसको डी ब्लॉक कहते हैं। तो डी में टोटल ना, डी में टोटल 5 कक्षा होते हैं। टोटल कितने हो गए डी कक्षा में? 5 उप कक्षा। तो इसमें दो दो के हिसाब से कितना होगा? 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर कितना है आपको गिन लीजिए 10। तो पहले ऑर्बिटल में जाएंगे तो 1 हो जाएगा, दूसरे में 2, तीसरे में 3। तो ये बाद में आपको समझ आएगा ये एस पी डी एफ क्या है उसके अंतर्गत। एस में अब प्लस हाफ माइनस हाफ इलेक्ट्रॉन, ये सब थोड़ा सा आप वेट करिए, ठीक, सब समझ आएगा। एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये सभी पदार्थ रेडियो एक्टिव होते हैं और इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन उप किस में जाता है? एफ उप कक्षा में जाता है। और एफ ऑर्बिटल के अंदर हमको 7 कक्षा देखने को मिलेंगे। टोटल कितना मिलेगा? 7। तो 2 4 6 8 10 12 और ये 14। तो 14 तत्व देखने को मिलेंगे, इसलिए टोटल तत्वों की संख्या कितनी हो गई? 28। इसे हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। किसको? लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को, है ना, एफ ब्लॉक एलिमेंट को। तो टोटल अब तत्वों की संख्या देख लीजिए, यहाँ पर कितनी हो गई थी? 13। यहाँ पर कितना हो गया? 40। वहाँ कितना हो गया था? 37। और यहाँ पर कितना हो गया? 28। ये सबको मिला दीजिए तो कितना हो जाता है? 118। तो टोटल तत्वों की संख्या कितनी हो गई? 118। तो एफ ब्लॉक को हम 2 सीरीज में बांटते हैं, 4F सीरीज, 5F सीरीज। फिर से मैं पीछे पेज में जाने से अच्छा है फिर से एक बार आपकी पीरियोडिक टेबल को यहाँ पर ओपन किया जाए। ठीक है, मुझे पहले से इसमें कर देना चाहिए था। चलो देखो इसमें, तो ये वाला 4F सीरीज कहलाता है और ये वाला हमारा 5F सीरीज कहलाता है। सब रेडियो एक्टिव है। और जैसा हमने कहा था ना इसमें कि इसको सातवें, छठवें और 7वें आवर्त से काट कर बनाया गया है। तो ये कौन सा एलिमेंट है? ये डी ब्लॉक का। तो डी ब्लॉक से हमको काट कर बनाया गया है और 2 सीरीज में रखे हैं उसको, 4F सीरीज और 5F सीरीज। तो 4F सीरीज को क्या कहा जाता है? लेंथेनाइड। इसमें 57 से लेके 71 परमाणु क्रमांक वाले तत्व हैं जिसे हम लेंथेनम कहते हैं, लेंथेनाइड कहते हैं। और 5F में हमारा एक्टिनाइड कहते हैं। इसमें 89 से लेकर के, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कहीं, 89 से लेकर के इसमें किसको रखा गया है? 103 तक के तत्वों को रखा गया है। मैं थोड़ा इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ, हो सकता है आपको ये दिखे।
क्योंकि दिखाना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर है ना 57 से 71 लिखा हुआ है, और यहाँ लेंथेनम, और उसके लास्ट तत्व है हमारा देखिए ये वाला लुक्टियम करके, है ना, ये वाला La से चालू हुआ और Lu में ख़त्म हुआ। उसी प्रकार से एक्टिनाइड है ये हमारा, और ठीक है, और ये लॉरेंशियम में ये ख़त्म होता है। तो 89 से 103 सातवें आवर्त को काट के बनाया गया है, और 57 से 71 छठवें मतलब छठवें आवर्त में डी ब्लॉक से काट के बनाया गया है। तो इसे हम लेंथेनाइड और इसे हम एक्टिनाइड कहते हैं। तो ये हमारे आपका जो पीरियोडिक टेबल है समझ आया होगा, बट अभी पूरी तरह से समझ नहीं आएगी, क्योंकि अभी आपको एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल समझना है ना, संयोजकता क्या होता है, ये अभी एक क्लास और लगेगा इसके लिए, और उसके बाद सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह समझाएंगे ना, तब जा कर के ये पूरा समझ में आएगा। अब थोड़ी सी कुछ बेसिक चीज़ों को देख लेते हैं। वर्ग के आधार पर तत्वों की विशेषताएं। तो किसी भी वर्ग में उपस्थित सभी तत्वों के गुण आपस में समान होते हैं। जैसे कि हम ऐसे बोले ना भाई, लिनाक रब कसफर ना, लिनाक रब कसफर, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, सबके गुण एक समान होंगे। आवर्तों की विशेषताएं देखेंगे तो प्रथम आवर्त में हाइड्रोजन को अगर छोड़ दिया जाए तो प्रत्येक आवर्त क्षारीय धातु से शुरू होगा और अक्रिय गैसों में समाप्त होगा। ठीक है, आप पीरियोडिक टेबल देख लीजिएगा। और अगर हम तत्वों को देखेंगे ना, आवर्त कैसे बनेगा हमारा, 2 8 8 18 18 32, और इसे हम मैजिक नंबर कहते हैं, क्योंकि किसी कोई परमाणु क्रमांक आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इस मैजिक नंबर के द्वारा आप परमाणु क्रमांक याद कर सकते हो बड़ी आसानी से। जैसे कैसे याद करना है, जैसे 1A के तत्व को देखो, हाइड्रोजन का 1 है तो अगले वाले में 2 जोड़ दो, आपको 3 मिल गया। अगले में 8 जोड़ो, 11 मिला, फिर 8 जोड़ो, 19 मिलेगा। अब 2 बार 18 18 जोड़ो, 19 में 18 जोड़ोगे 37, 37 में 18 जोड़ोगे तो 55, और 55 में 32 जोड़ोगे तो 87। इस तरह से आपको सारे तत्वों का परमाणु क्रमांक तुरंत याद हो जाएगा किस फार्मूला से, 2 8 8 18 18 32 से। ठीक है, मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, आप लोग PDF से पढ़िएगा, क्योंकि मेरा मकसद नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लेके पढ़ाऊँ। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट देना है, और पूरी कंटेंट में बहुत दम है, आप बहुत मेहनत से हम इसको बना रहे हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्गों के कुछ विशिष्ट नाम हैं। जैसे पहला वर्ग है, जैसे पहला वाला देखे थे ना हम, तो उसमें लिनाक रब कसफर आया था, उसे हम क्षार धातु कहते हैं। और उसके बाद बेमक्का सरबारा आया था, उसे हम एल्केलाइन अर्थ मेटल या क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। कापर, सिल्वर और आरस को, ठीक, कापर मतलब तांबा, सिल्वर मतलब चांदी, 2,65,000 रुपया किलो मिल रहा है, और आरस, इन दोनों का भाव काफ़ी बढ़ा हुआ है। ठीक, तो इसे हम मुद्रा धातु कहते हैं, कॉइनेज मेटल, क्योंकि इसी से सिक्का विक्का बनता है ना। उसके बाद वोलेटाइल मेटल, जिंक, कैडमियम, मरकरी को वोलेटाइल मेटल कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग क्या है हमारे नाम है। जैसे इसको याद कर लेना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको कहते हैं हम हेलोजन। और सबसे जो लास्ट वाला है जिसमें हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडान आएगा, वो उसका आखिरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी वैलेंसी 0 होती है, इसलिए हम इसे जीरो ग्रुप भी कहते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा हमने प्रारंभिक परिचय बताया है। आगे जाकर के पीरियोडिक टेबल के एक एक तत्वों को देखेंगे, है ना, तो उसमें पूरा आपका याद भी हो जाएगा। अभी आपको तो शॉर्ट में बताया हूँ, याद नहीं करवाया हूँ। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी, पहले मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की एक क्लास ले लेता हूँ, तो क्योंकि जब तक ये वाला चीज़ नहीं पढ़ाऊंगा ना, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर एक क्लास ये ले लेता हूँ, उसके बाद फिर से मैं पीरियोडिक टेबल में आपको पूरे तत्वों को याद करवा दूंगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है यार, ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, मैं याद करवा दूंगा, आप लोग टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये दोनों को मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। एक क्लास मुझे इसमें लगेगा क्योंकि काफ़ी कंसेप्चुअल है, और एक क्लास मुझे इसमें लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ाई ऐसा करो कि आपको CGPSC, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए और किसी क्लास की ज़रूरत ना पड़े, और आपको CG व्यापम के लिए भी कोई क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थंबनेल में आप लोग देखोगे तो इसमें CGTT भी लिखा होगा, इसमें थोड़ा आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा यार, क्योंकि ये पर्टिकुलर आपके साइंस के लिए है। तो हम लोगों को तो जनरल साइंस पढ़ना है PSC व्यापम के लिए, TT में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, अगले टाइम से हम इसको हटा देंगे अपने थंबनेल से। तो मेनली जो हमारा क्लास है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है, तो ये CGPSC प्री, CG व्यापम, या CGPSC कोई भी एग्ज़ाम ले, या CG व्यापम कोई भी एग्ज़ाम ले, चाहे SI का ले या किसी आई का ले, सब के लिए ये जो क्लास है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है,
एक मैसेज देना चाहता हूँ, एक मेरा पुराना जो चैनल है उसमें आप सी जी जोग्राफी मैंने बहुत अच्छे से उसमें कवर कराया था। ठीक है, उसमें करीब 15-16 के आसपास उस सी जी जोग्राफी के प्लेलिस्ट में वीडियो होगा, आप उसको देख सकते हो। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। तो इसी के साथ अभी की क्लास को ख़त्म करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की को समझा करके आपको पीरियोडिक टेबल का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। जय हिंद दोस्तों।